हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जो कल छूट गया था उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का जो बैकग्राउंड है, जो परिचय है, वो चीज़ जो हम लोग जो है देख चुके हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उसका जो है उसके उसके बारे में और उसकी जो है साम्राज्य सीमा के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद से चंद्रगुप्त के जो बेटे जिनका नाम बिंदुसार है उनकी क्लास जो हम लोग कल से देखेंगे। नेक्स्ट मतलब वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ थोड़े बहुत जानकारियाँ हैं और ये बता दूं कि देखिए आप ये आर ओ के जो है के लिए जो बैच है और जो है बिल्कुल फ्री है और आप इसे यूट्यूब पर ही बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें मतलब जो भी है ना सारा जो डिटेल्स जो भी सिलेबस बताया जाएगा आपको सबको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो है प्रीलिम्स के लिए फोकस है, बाकी मेंस के लिए भी आपको जो है इसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा। लेकिन ये मेंस के लिए जो है यह बैच नहीं है, लेकिन टोटली जो है प्रीलिम्स के लिए है। आप यूपी पीसीएस का दें, आरओ को दें, दोनों के लिए जो है बेनिफिट है। और यूपी पीसीएस के जो समकक्ष जो भी एक एडिशनल सेक्रेटरी का फॉर्म आया था ना, आप उसका भी जो है यहाँ से पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो जो भी बच्चे जो हैं इस फॉर्म को फिल नहीं किए होंगे आर ओ का, उसका लास्ट डेट जो है 9 नवंबर तक है, आप उसे ज़रूर भर लीजिए। और इसका OTR रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड नहीं हुआ है उसको जल्द से जल्द करिए और अपना फॉर्म अप्लाई करिए, नहीं तो फिर बाद में साइट चलेगी नहीं और फिर आपका सारा मेहनत जो है बेकार जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप फीस दे सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट कितना है 9/11/2023, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम लोग चलेंगे सीधे अपने क्लास पे और एंजॉय करेंगे क्लास को। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अभी हाल ही में यूपी में जो पीईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है होकर, शायद आज भी लग रहा है एग्ज़ाम है। ठीक है, पर एग्जाम हुआ है ना, तो इसका मैंने पेपर देखा, पेपर देखिए बहुत टफ आ रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत लोग जो इसको हल्के में ले रहे थे पर ये हल्के में लेने लायक तो नहीं है। पेपर बहुत टफ है, उसके लिए आपको क्या करना है, डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। आप एग्जाम के लास्ट में 2 महीने पढ़ कर जाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आपको इस पर जो है 6 महीने टाइम देने होंगे, 7 महीने जो है देने ही होंगे और आपको डिटेल्ड क्लास लेनी होगी। तो इसी के हिसाब से जो है ये पूरा क्लासेस में जो है जो भी इसका जो मॉडिफाई किया गया है और इसमें हर छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखा गया है जिससे एग्जामिनर पूछते हैं और हम लोग भटक जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो है बिल्कुल भटकना नहीं है, आप लोगों को यहाँ से जो है गाइडेंस मिलेगा और आपको जो भी डाउट होंगे आप कमेंट में पूछेंगे, जिसका जवाब मैं खुद दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे हिस्ट्री में, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ से शुरू किए थे हम लोग, जो है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल पढ़ा हम लोगों ने, फिर से नव पाषाण काल पढ़ा, फिर वहाँ से धीरे धीरे करते करते सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुँचे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग जो है उसके बाद हम लोग ऋग्वैदिक काल पहुँचे हैं, फिर वैदिक काल तक आए हैं। वैदिक काल के बाद हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा। ठीक है, फिर इसमें जैसे कि इसमें मगध का इसमें उत्कर्ष होता है और इन्हीं के पहले जो है जो 62 जो नास्तिक जो संप्रदाय उसको जो है उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म जो है अपना हाईलाइटेड रूप दिखाते हैं। तो उन चीज़ वहाँ तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद जो है मगध जो है उसका सारा हम लोग कवर कर चुके हैं और उसके बाद मगध के बाद जो है मौर्य साम्राज्य आता है और मौर्य साम्राज्य में जो हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं और मौर्य साम्राज्य में भी हम लोग जो है बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग मौर्योत्तर शुरू करेंगे, फिर से हम लोग गुप्त काल शुरू करेंगे और गुप्तोत्तर, उसके बाद से कालीन जो होते हैं जो साउथ इंडिया के हैं, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे और सारा चीज़ जो है बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और बिल्कुल जो है आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना है और हर चीज़ों को सीखते हुए चलना है। ठीक है ना, क्लास छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, 15-20 मिनट की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो एग्जाम में क्या पूछता है ना कि कई नामों से भी इनको जाना जाता है, तो इनका जो है कुछ उपनाम हम लोगों ने लिखा है और इसे किसने दिया है ये भी यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। तो इनका जो उपनाम क्या क्या है, इनका नाम है सेड्रोकटस, ठीक है, और एंड्रोकोटस। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है सेंड्रोकोटस है और यहाँ पर एंड्रोकोटस है। ठीक है ना, अब एग्जामिनर पूछेगा कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम जो है किसने दिया है। जैसे किसने दिया है, इसे जो है यूनानी लेखकों ने दिया है, आप इस बात को याद रखेंगे। अब जो है इसकी राजधानी कहाँ थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसकी राजधानी जो थी चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य की। ठीक है ना, यानी चंद्रगुप्त जब जिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय जो है राजधानी कहाँ थी,
तो राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, यूनानी लेखक जो है पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा भी कहते थे, क्योंकि यूनानी लोग जो है उनकी भाषा शैली कुछ अलग रही होगी, वो बोल नहीं पाते होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र को जो है ये लोग यूनानी लोग क्या कहते थे, तो पोलीबोथरा। एग्जाम में आपको बहुत हार्ड बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, तो फिर इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह प्रथम शासक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना किया। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो भारत है ना, हम लोग आज जो भारत है, ठीक है, मैं आपको सांकेतिक मैप बना दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग का भारत है, तो ये क्या है, यहाँ पर अब तक देखे होंगे कि जितने सारे राजा हुए हैं ना, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो लोग क्या मतलब कहाँ तक विस्तार था, यहाँ तक। जैसे कि यहाँ पर हिंदू है, ठीक है ना, हिंदू कुश जो पर्वत होती थी, फिर यहाँ पर आपको सिंध देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे तो नर्मदा नदी, फिर यहाँ पर साउथ तक आप देखे होंगे, फिर नर्मदा नदी तक विस्तार देखे होंगे। पर मतलब कुल मिलाकर क्या है, आप अपने ही देश में यानी राष्ट्रीय विस्तार किए हैं। लेकिन चंद्रगुप्त जो है प्रथम शासक बना जिसने क्या किया कि जो भारत का जो क्षेत्र है ना, इसके बाहर जाकर क्या किया, इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, यानी यहाँ पर जाकर युद्ध किया और यहाँ पर क्या किया, इसने युद्ध को जीता, ऐसा। ठीक है ना, ये हुआ हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सार्वजनिक उद्देश्य से सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से जूनागढ़ गुजरात में कराया था। ठीक है, इसने क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसने जो है जूनागढ़ अभिलेख में इसने मतलब एक बात लिखी हुई है, और इससे यहाँ से मतलब ये प्रूफ होता है कि इसने एक क्या किया था, झील का निर्माण कराया था। आपको पता है झील से कितने सारे फायदे होते हैं, झील से आप जो है बांध भी बना सकते हैं, और यहाँ से क्या होती है, बहुत से जो है खेतों में सिंचाइयों के काम में जो इसका मतलब यूज होता है पानी का, क्योंकि जल होगा तो आप सिंचाई कर पाएंगे, और सिंचाई होगा तो आपका जो खाद्यान्न जो फसलें हैं वो बेहतर हो पाएंगी, और आपकी जीविका का साधन जो है अधिक बढ़ पाएगा। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख से जो है यह सार्वजनिक झील की जानकारी मिलती है। और ये जो झील कैसी थी, तो ये झील जो है पर्सनल नहीं थी, यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यानी सभी के उद्देश्य के लिए जो है यानी जनता के उद्देश्य के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है, इसे किसने निर्माण किया था, तो ये पुष्यगुप्त। ठीक है, एक पुष्य जो है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग, तो वो शुंग की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक पुष्यगुप्त नाम का कोई वैश्य था। ठीक है, तो इसकी मदद से जो है इसका जो है निर्माण कराया गया। तो कहाँ कराया गया है, जूनागढ़ में, और जूनागढ़ कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है ना, इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका एग्जाम निकले। तो ये रहा हम लोग का जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है छोटी सी जानकारियाँ, और जो भी आपके लिए बहुत एग्जाम में जो है आपके बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्या है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसका साम्राज्य सीमा है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका जो है साम्राज्य सीमा कहाँ तक था। अब देख सकते हैं लोग चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य है और ये कहाँ तक फैला हुआ है। आप यहाँ से मैप में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको मैप लगा दूँ, यहाँ से आसानी से आप देख लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, आप इसे जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आपके लिए जो है हाथों से जो मैंने मैप बनाया आपके लिए, तो इसको देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है साम्राज्य सीमा जो है कहाँ से कहाँ तक रही है, तो ये देख सकते हैं आप लोग जो है। ठीक है, यही क्या है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार यहाँ तक तो मान लीजिए देश का हो गया, ये हम लोग का जो है बॉर्डर हो गया। लेकिन इसके बाहर जाकर काबुल में, ठीक है, कंधार में, बलूचिस्तान में, मकरान में, ये सब जो है यहाँ पर जाकर इन्होंने तो क्या किया है, अपना साम्राज्य विस्तार किया है। इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करने वाला शासक कहा गया है। किसको कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है ना, अब इसको हम ऐसे मोटा मोटी आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप जो है दक्षिण में देखेंगे आप तो ब्यास नदी तक इसका जो है जो साम्राज्य जो है फैला हुआ है, और यहाँ जो है पाटलिपुत्र यहाँ इसकी राजधानी है। और ये देख सकते हैं आप लोग गुजरात में, जो मैंने आपको जूनागढ़ दिखाया, तो ये गुजरात है, और यहाँ पर जहाँ से जूनागढ़ अभिलेख मिला है, और जहाँ से क्या जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील की। ठीक है, पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जो एक महास्थान नाम का अभिलेख मिलता है, यहाँ से भी क्या मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ जानकारियाँ मिलती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट रहा साउथ का, तो ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये कर्नाटक में जो है ना, कर्नाटक से हम लोग को क्या मिला है, कर्नाटक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है, एक जो है श्रवण बेलगोला नामक गांव है जहां पर चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई है। किस सन में हुई, तो जो है 298 BC में हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो मृत्यु हुई है संलेखना विधि द्वारा हुई है, ठीक है ना। संलेखना विधि यानी कैवल्य की प्राप्ति। संलेखना मतलब क्या होता है ना, जैसे कि एक तरह से जैन धर्म में क्या है ना कि ये अपना जो है शरीर त्याग करने का एक नियम है कि आपको जो है भूखे रहना है, भूखे मतलब भूखे प्यासे रखकर जो है अपने शरीर को जो है जर्जर यानी जो है वहीं त्याग कर देना है, ठीक है ना। तो ये जैन धर्म के अनुसार है। और यही जो है क्योंकि संलेखना विधि कहाँ पर शामिल है, तो जैन धर्म में। तो इसी पर जो यहाँ से भी सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम समय में जैन धर्म का जो है अनुयायी बनता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये भी प्रूफ मिलता है क्योंकि कर्नाटक में यह जब ये यहाँ पर जो है मरा है श्रवण बेलगोला गांव में, तो ये भी जानकारी मिलती है कि इसका जो विस्तार था वो कर्नाटक तक रहा है, ठीक है ना। इतिहासकारों का ऐसा मानना है और ऐसे बताते हैं। तो आप भी याद रखेंगे कि जो है साउथ में यहाँ पर कर्नाटक तक इसका विस्तार था, ठीक है। एक बार आप और मैप देख सकते हैं और यहाँ से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये अंगराज्य है, आप यहाँ पर मगध देख सकते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये पाटलिपुत्र है, ये कौशल, ये मालवा है, ठीक है। ये जो कलिंग है, ठीक है। तो ये लोग आप यहाँ से जो है मैपिंग कर सकते हैं क्योंकि मैपिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सेलुकस से जो है एक युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ पर समाप्त होता है, तो एक समझौते से, ठीक है ना। कहाँ समझौता जो है इसमें जो है किस पर समाप्त होगा, तो समझौते में। इस युद्ध को जो है एक समझौते से इन लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और इस समझौते में क्या क्या है, इन ये जो है समझौते बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो एग्जाम के लिए आप लोग यहाँ से देखेंगे कि शर्त नंबर 1 में देखेंगे हम लोग सेलुकस की जो पुत्री, ठीक है ना, सेलुकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, ठीक है। यहाँ पर कर दिया जाता है जो सेलुकस की जो पुत्री है उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध को मान्यता देने वाला प्रथम शासक कौन बना इसके बाद, चंद्रगुप्त, ठीक है। दूसरी शर्त क्या रही कि मेगास्थनीज नामक दूत जो है को जो है सेलुकस ने मौर्य दरबार में नियुक्त किया। यह भारत का प्रथम विदेशी राजदूत था, यानी प्रथम राजदूत कहाँ की जो है शुरुआत कहाँ हुई राजदूत की, तो जो है सेलुकस से होती है। और वो जो है अपने राजदूत मेगास्थनीज को अपनी पुत्री की शादी के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। और इन्हीं मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, तो इन्हीं मेगास्थनीज के जो है एक इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। तीसरी शर्त में हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर क्या करता है कि सेलुकस को जो है 500 हाथी उपहार में देता है, ठीक है ना। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा अफगानिस्तान के 4 क्षेत्र उपहार में दे दिए थे, ठीक है। सेलुकस ने क्या किया कि जब युद्ध जब हारा तो जब समझौता हो रहा था तो चौथा समझौता उन लोगों का यह भी होता है कि इसमें क्या करता है सेलुकस ने कि यहाँ पर जो है उपहार में देता है। क्योंकि अब क्या है कि इसकी जो है पुत्री का शादी हो चुका था, एक तरह से आप दहेज मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी जगह दी थी, तो एरिया, ठीक है, जिसे देहात कहा गया है। एक जो है आराकोसिया है जिसे हम लोग कांधार जो है आज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक जेतोसिया है, पेरी पास रायनी है, एक जो है मगरान क्षेत्र है और ये काबुल क्षेत्र, इसे अभी आपने मैप में देखा है, ठीक है। अब प्लूटार्क क्या कहता है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यानी कहने का मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो एक विशाल सेना थी जिससे जो है वो पूरे देश में जो भी उसका विरोध करता था उसको जो ये क्या करता था अपने युद्ध के द्वारा, अपने सेना के द्वारा जो इसे हराता था, ठीक है। जस्टिन क्या कहता है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेंजर था, यानी लूटपाट जैसे आप समझ सकते हैं। तो जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म को स्वीकार कर 298 BC में चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि यानी उपवास, समझ रहे हैं, उपवास से श्रवण बेलगोला गांव जो है कर्नाटक में, वहां पर इसने क्या किया, अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ प्राण त्यागे हैं, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गांव में। ये एग्जाम में भी पूछेगा आपके, ठीक है ना।
तो ये गांव का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर जो है यूपी में बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इस संलेखना विधि आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, हार्डली जो है इसमें हार्डली उपवास किया जाता है, इतना उपवास किया जाएगा कि उससे जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो आज जो है हम लोग इतना ही छोटा सा ही क्लास रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ से आपको बिंदुसार के बारे में जो है पढ़ने को मिलेगा। और जैसे ही बिंदुसार खत्म होंगे तो बिंदुसार के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अशोक के बारे में, फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे जो भी है। फिर जैसे खत्म होगा फिर हम लोग मौर्य की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जो कला एवं संस्कृति है वो भी देखेंगे। और जो पोर्शन बच जाएगा हम लोग कला और संस्कृति की जो है अलग बैच में इसको देख लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप जो एनसीईआरटी क्लास जो मॉर्निंग में डेली 7 बजे आती है, आप उसे करते रहिए। थैंक यू।